छविकांत प्रिंस, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? आवाज आ रही है? छवि प्रिंस, चलो बेटा ठीक है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें बेटा। अरे क्या आ गया छविकांत, जेड ए छविकांत क्या आपको डाउट है क्या बेटा? चलो ये कब से टाइप करना स्टार्ट किया था? अरे बेटा इतना बड़ा लेटर लिखा दिया। सर कल आपने लिखाया था कि गामा रेज के एमिशन से जेड एंड ए रिमेन्स अनचेंज, फिर अगले पॉइंट में लिखाया था कि गामा रेज के एमिशन से रेशियो प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज, एक में चेंज दूसरे में अनचेंज, ऐसे क्यों? बेटा देखो इसका रीजन क्या होता है, एक्चुअल में क्या गामा रेज का कभी अकेले का एमिशन नहीं होता। क्या होता है? गामा रेज का अकेले का एमिशन नहीं होता। गामा रेज का एमिशन कब होगा? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, ओके, और साथ में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बनेंगे। वो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ब्रेक होकर क्या करेंगे? बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव बनाएंगे। क्लियर है? तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जेड और ए चेंज होने का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो चेंज होने का रीजन क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक दूसरे में कन्वर्जन होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, क्या होगा? बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव ये जब बनते हैं तो ये क्या करते हैं? उस रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? रेशियो चेंज होने का रीजन क्या है? यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होना यानी नंबर तो चेंज होगा ना, तो क्या होता है? रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन अकेली गामा रेज से मेरा लिखाने का पर्पस सिर्फ ये था कि जैसे क्या होगा, अल्फा बीटा इन सब की बात करें तो क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा की वजह से नो डाउट प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा, बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि जेड और ए में चेंजेस होगा। लेकिन गामा रेज इनके साथ ही एमिशन होता है, गामा रेज का भी, तो इसलिए मैंने इनके साथ लिखाया था। अकेली गामा रेज के लिए क्या बोला? ओनली अकेली गामा रेज के लिए बोले तो नो चेंज। समझ में आ गया? क्लियर है? आपको डाउट है तो बोलो। पहले कॉपी कर लिया था, कोई बात नहीं बेटा, आपको डाउट है तो बोलो, ठीक है? तो ध्यान रखना, अकेली गामा रेज के रेस्पेक्ट में बोले तो कोई चेंज नहीं, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स इनके रेस्पेक्ट में बोले तो होगा। क्यों? क्योंकि गामा रेज के साथ में जो बीटा पार्टिकल्स वगैरह बन रहे हैं बच्चों, वो क्या करेंगे? इस रेशियो को बैलेंस करते हैं, इनकी वजह से चेंज होता है। क्लियर है अब तो? ओके चलो बेटा ठीक है, वेरी गुड। लेट कैसे हो गए बेटा? लेट कैसे हो गए अभिषेक? क्या वो चालू कर लो फैन उधर से। चलो बेटा, अपना लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें अपन ने यही बात किया था बेटा। देखो अपन ने क्या कहा था, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने क्या किया था, एक क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, डिस्कस किया था बेटा। क्या? व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल ओनली। यही क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था, यहीं तक किया था ना प्रिंस छवि? फटाफट बताओ बेटा, ओनली यही क्वेश्चन किया था ना, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एनी एटम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो। लिखो, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड, what would be formed after emission of one beta particle from any atom। ऑप्शन है बेटा आपके आइसोटोप, नंबर 2 आइसोबार, नंबर 3 आइसोस्टियर, नंबर 4 isodiapers। What would be found after emission of one beta particle from any atom। किसी एटम से क्या होगा, एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हो तो क्या बनेगा अभिषेक? आइसो कैसे? ए सेम रहता है, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। प्रिंस छवि क्या होगा बच्चों? आइसोबार्स, बिकॉज ए रिमेन्स अनचेंज। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड छवि, तुम्हारा आंसर भी सेकंड है ना? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। कैसे? सबसे पहले बच्चों देखो, एक एक चीज अपने डिस्कस की है, कोई भी एलिमेंट है चल के नहीं बोल रहा तो अपनी तरफ से मान लो जेड एक्स ए। क्लियर है? ठीक है, ये बताओ अगर बात करें बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा तो ये बताओ मेरे बच्चों, अगर बीटा बोला है तो क्या मानूंगा? बीटा पॉजिटिव मान के आंसर दूंगा ना?
यस और नो? नो बेटा, क्या मान के आंसर देंगे प्रिंस? सभी नेगेटिव, बिल्कुल बेटा। एन, एन मतलब नेगेटिव, वेरी गुड। चलो बेटा देखो, बहुत खतरनाक शॉर्ट फॉर्म डिस्कवर किए रे तुमने, ठीक है। हमारे जैसा समझने वाला इंसान तो समझ जाए, बाकी आधा इंसान तो समझे ही नहीं। आधे तो कैसे किया, क्या किया मैंने, क्या क्या ओनली बीटा पार्टिकल बोले तो बीटा नेगेटिव, क्लियर है। और बीटा नेगेटिव से क्या होता है बच्चों? Z-1 हो जाता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? Z-1 या +1? Z+1। यहाँ क्या कहा था बेटा? यहाँ नेगेटिव है तो इसका अपोजिट कर दो, याद है ना? तो क्या लिखेंगे बेटा? Z+1, क्लियर है। और x से क्या बन जाएगा? y, क्योंकि चेंज हो गया तो x से y बन जाएगा। a में कोई चेंज होगा क्या? नहीं बच्चों, क्लियर है। बस पहले वाले से कंपेयर करो तो क्या करेंगे? z से क्या होगा? Z+1, यानी चेंज तो हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा? z क्या हो रहा है? चेंज, क्लियर। z है चेंज, a क्यों चेंज हो रहा है क्या? नो बेटा, ए क्या होगा? ए इक्वल टू सेम। और ये कंडीशन किस में होती है? ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वो क्या होता है? जेड सेम होना, ए डिफरेंट होना बेटा, या फिर जेड डिफरेंट होना, ए सेम होना। ये किसकी कंडीशन है? आइसोबार की। तो क्या होगा? आइसोबार्स, ओके, ठीक है। सेकंड आंसर नोट करो बेटा। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड? व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ? व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ 1 alpha and 2 beta particle? What would be formed after emission of 1 alpha 2 beta particle from any atom? सेम ऑप्शन है बेटा आपके सामने। What would be formed after emission of 1 alpha and 2 beta particle from any atom? सेम ऑप्शन है बच्चों ये। प्रिंस सोच समझ के आंसर देना बेटा। अभिषेक, छवि, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर बाय द वे एक से ज्यादा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, मैंने क्या कहा? एक से ज्यादा पार्टिकल का एमिशन करने का मतलब क्या है? अल्फा बीटा वगैरह साथ में दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको एक साथ दोनों का एमिशन करके नहीं देखना है। समझ में आ गया? आपको क्या करना है बच्चों? 1 by 1 करके आंसर देना है। ओके, कैसे बेटा? सबसे पहले बच्चों देखो, वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर सही है। देखते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है, समझना इस चीज को। अगर चल के हमें एटम नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से एक्स मान लेंगे, क्लियर है। अब उसका कुछ ना कुछ जेड होगा और ए होगा। ओके चलो बेटा, अब बात करेंगे। हमें पता है ये क्या कर रहा है? 1 alpha 2 बीटा पार्टिकल, यही तो बोला है बच्चों। मैंने क्या बोला है? 1 alpha and 2 बीटा, यही बोल रहा है ना। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। 1 alpha पार्टिकल का एमिशन होगा तो हमें पता है जेड क्या होता है? -2, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे? जेड -2 हो जाएगा। एक्स से क्या बन जाएगा? वाई बना दो। ए क्या हो जाएगा? a -4। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हमें पता है क्या बोल रहा है? 2 बीटा, तो क्या करेंगे? 2 बीटा नहीं बोला तो बीटा माइनस 2 बीटा माइनस से जेड में क्या चेंज आएगा? +2। एक बीटा माइनस से +1 तो 2 बीटा माइनस से +2। तो ये बताओ बच्चों, जेड -2 +2 कितना बच गया? अरे जेड ही तो बच गया बेटा। जेड में पहले 2 माइनस करो, फिर वापस +2 कर दो, क्या बच गया? जेड बच गया ना। इसका मतलब वापस जेड हो गया। और अगर जेड अगर सेम है तो हमें पता है बेटा, जेड सेम तो एलिमेंट सेम। यस और नो? एलिमेंट वापस क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। यस और नो? हमने क्या कहा था? जेड सेम तो एलिमेंट सेम होगा बच्चों। तो क्या कहा? वापस एक्स बना दो। और ए क्या होगा? ए का ए बना दूंगा ना। यस और नो? यस और नो?
यस और नो? तो a-4 कोई बात नहीं बेटा, बताओ इस चीज को, प्रिंस छवि a होगा या a-4 होगा? a या a-4? a-4 बेटा। एक्चुअल में रीजन क्या होता है समझना, इसका एमिशन से पहले हमने क्या कहा, बीटा पार्टिकल की वजह से a क्या रहता है, अनचेंज रहता है। a अनचेंज रहने का मतलब क्या है, इसके एमिशन से पहले जो a होगा वही a होगा। समझ में आ गया? इसके एमिशन से पहले क्या है बेटा, a-4, तो अभी भी क्या होगा, a-4। क्लियर, वेरी गुड। अब बच्चों इनको कंपेयर करो, क्या स्टार्टिंग और लास्ट वाले को कंपेयर करें बच्चों, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, z क्या है, सेम। z अगर सेम है एंड a क्या है बेटा, डिफरेंट है। देखो a से a-4 आ रहा है बेटा, तो a क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, यस और नो? और ये कंडीशन किसकी होती है, आइसोटोप्स की। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, तो क्या करेंगे, आइसोटोप नोट करो। हाँ बेटा, टू बीटा पार्टिकल फर्स्ट वाले एलिमेंट से, टू बीटा पार्टिकल माइनस नहीं करेंगे, कर दिया ना बेटा, इसी में तो किया है, सीक्वेंस से करेंगे। मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा पार्टिकल तो एक साथ एमिशन नहीं करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे। क्लियर? अरे नेट लॉस क्या होगा, मेरा कहने का मतलब क्या, सपोज करो बेटा, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, तुम मान लो 3 स्टूडेंट हो, तुम हो, प्रिंस हो, छवि हो, ठीक है, तुम 3 स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, सपोज करो बेटा, ठीक है। चलो तू कहेगा बस सर कब दिए, ठीक है, मान के चलो। अब मान लो क्या किया तुमने, मान लो क्या किया, 5 रुपीज उसको मान लो प्रिंस को दे दिए। क्लियर? और प्रिंस ने क्या किया, 1 रुपए छविकांत को दे दिया, ठीक है, ज्यादा मत देना रे प्रिंस। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब तेरे वाले में से जो माइनस होगा, आगे जो माइनस होगा तेरे वाले में से माइनस होगा। क्लियर? और प्रिंस जो देगा छवि को, वो कौन देगा, प्रिंस देगा, ना कि तू देगा। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब है मैं तुझे दे रहा हूं, तू प्रिंस को पैसे दे रहा है, प्रिंस क्या कर रहा है, छवि को दे रहा, और छवि क्या कर रहा है, चीटिंग करके जेब में डाल के भाग गया है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है लास्ट में छवि तक जो पहुंचा वो क्या, प्रिंस के थ्रू, प्रिंस के थ्रू पहुंचा वो तेरे थ्रू बेटा, प्रिंस के पास। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक से ज्यादा पार्ट, और ये कोई बच्चों बुक में नहीं लिखा है कि पहले अल्फा का एमिशन करना है, आप क्या करोगे, पहले बीटा का भी कर सकते हो। ओके, कैसे, जैसे इस जेड से मैं क्या करूं, 2 बीटा माइनस का एमिशन करूं तो क्या बन जाएगा, Z+2 और A का A ही बन जाएगा। आ गया समझ में? Z+2 पहले अगर बीटा का एमिशन करूं यहां से, तो Z+2 A बन गया, फिर एक अल्फा का कर दो, एक अल्फा से Z-2 A-4 होगा, नहीं होगा, ओनली बीटा से Z-2 बन गया था, तो वापस +2 करेंगे तो वापस Z बनेगा, नहीं बनेगा, और A-4 हो ही जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले चाहे ये करो चाहे ये करो, लेकिन सीक्वेंस से करना है। क्लियर? चलो नोट करो। चलिए बेटा, चलो ये तो हो गया बेटा। देखो बच्चे वाले क्वेश्चन सीधे, ये होगा तो क्या बनेगा, ये हो तो क्या बनेगा। ओके, चलो 2-3 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। लिखो बेटा, कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन डॉटर न्यूक्लियस, इन डॉटर न्यूक्लियस। बच्चा कहेगा सर ये कौन सा न्यूक्लियस आ गया, बिल्कुल बेटा बात करेंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन डॉटर न्यूक्लियस, इन डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर बेटी वाला डॉटर, ठीक है, इन डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर एमिशन ऑफ, आफ्टर एमिशन ऑफ 4 अल्फा, 3 बीटा प्लस एंड 2 बीटा माइनस। बोर्ड पे डाटा लिखा है बच्चों, कंफर्म कर लेना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर एमिशन ऑफ 4 अल्फा, 3 बीटा प्लस एंड 2 बीटा माइनस पार्टिकल from any atom from any atom लिख लिया बेटा। चलो कैसे करना है, क्या करना समझना। पहली बात तो बच्चों देखो, ये जो लैंग्वेज क्या है, मैंने बोला डॉटर न्यूक्लियस। बच्चों देखो इसमें कई सारी लैंग्वेज यूज होती है बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, इनका मीनिंग क्या होता है, ओके समझना। सबसे पहले अगर हमें नहीं बोल रहा तो अपनी तरफ से क्या मान लो, एलिमेंट को एक्स मान लो, क्लियर है। उसका कुछ ना कुछ जेड और ए होगा या नहीं होगा, ये उसका जेड है, ये इसका ए है, क्लियर है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, बात समझ में आई क्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये तो है पेरेंट न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, ये लैंग्वेज होती है बेटा रिएक्शंस की, ये है पेरेंट न्यूक्लियस यानी जो पेरेंट्स, ठीक है। इसके एमिशन से लास्ट में जो बनेगा वो क्या होता है, डॉटर बेटा, ठीक है, उसे बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब है पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा, जो सबसे स्टार्टिंग में होता है उसको बोला जाता है, क्लियर है। अब एक से ज्यादा पार्टिकल है तो मैंने क्या कहा, सभी का एमिशन एक साथ करेंगे या 1 बाय 1 करेंगे, 1 बाय 1 करना है बच्चों, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करो, अल्फा का नंबर लो, 4 अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, 4 अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो ये बताओ जेड माइनस क्या होगा, जेड माइनस 8, बिल्कुल बेटा हमें पता, एक अल्फा से क्या होता है, जेड माइनस 2 होता है, तो 4 से क्या होगा बच्चों, 8, जेड माइनस 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या करेंगे, जेड माइनस 8 हो गया, क्लियर है। चलो बेटा अच्छे समझना, ये बताओ जेड अगर चेंज हो गया तो कोई नया एलिमेंट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अपनी तरफ से कुछ भी मान लो मैं इसे पी मान रहा हूँ, कुछ भी है बेटा, मुझे नहीं मतलब कौन सा पी हो गया। अब देखो एक अल्फा से जेड ए क्या होता है बेटा, एक अल्फा से ए क्या होता है, ए माइनस 4, क्लियर है। तो 4 अल्फा से कितना होगा, -16, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए माइनस 16 हो गया, क्लियर है। ये तो किसका काम हो गया, अल्फा का काम हो गया। अब बात करते हैं बेटा बीटा का, कितना बीटा बोल रहा है, ये बताओ, बीटा प्लस लूंगा या बीटा माइनस लूंगा। अब हमें बीटा प्लस बीटा माइनस दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो माथापच्ची वाली बात ही नहीं है बेटा कि प्लस लो या माइनस लो, जितना प्लस बोला है उतना प्लस ले लो, जितना माइनस उतना माइनस ले लेंगे, क्लियर है। चलो बेटा उसके बाद नंबर लेते हैं क्या, 3 बीटा प्लस, 3 बीटा प्लस पार्टिकल का एमिशन करते हैं। एक बीटा प्लस से क्या हो जाएगा, जेड प्लस, यस और नो, यस और नो। एक बीटा प्लस के एमिशन से जेड +1 होगा नहीं होगा, +1 या -1, -1, ध्यान रखना बेटा, बीटा प्लस है तो जेड उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, ध्यान है ना। इसका मतलब एक बीटा प्लस से क्या होगा, जेड -1, तो 3 बीटा प्लस से क्या होगा, जेड -3, तो जेड -8 पहले से, -3 और कर दूंगा, कितना हो गया, जेड -11, अरे ध्यान है ना, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, जेड -11, नया एलिमेंट बन गया, पी से बेटा क्यू बना दो, क्लियर है। ए में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, तो a -16 था तो ऐसा का ऐसा कर दो बेटा, a -16, क्लियर है। अब किसका नंबर लेंगे बच्चों, किसका, बीटा माइनस का। कितने बीटा माइनस बोल रहा है बच्चों, 2 बीटा माइनस, 2 बीटा माइनस की बात कर रहा है। तो ये बताओ एक बीटा माइनस से जेड में क्या फर्क पड़ता है, जेड +1 होता है बच्चों, तो 2 बीटा माइनस से क्या होगा, +2। तो ये बताओ जेड -11 और +2 कितना हो गया, -9, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे बेटा, जेड -9, इससे वापस चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो एलिमेंट को अपनी तरफ से आर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ए में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, ये ऐसा कैसा, a -16, समझ में आ रहा है बच्चों मैं कैसे कर रहा हूं, क्लियर है। चलो बेटा वेरी गुड। लास्ट में ये जो बना है इसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं बेटा, डॉटर न्यूक्लियस बोला जाता है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगर मेरे पास डॉटर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर आ जाए, पहली बात तो ये जो लैंग्वेज आई है बेटा इसका खासकर ध्यान रखना, क्लियर। आपको बोला पेरेंट न्यूक्लियस में ये कितना है वो कितना है, इसका मतलब क्या है, सबसे स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसे नाम दिया जाता है पेरेंट न्यूक्लियस, क्लियर है। सबसे लास्ट में जो बनेगा बेटा, सब कुछ एमिशन करने के बाद जो लास्ट में फाइनली जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस, क्लियर है। चलो अब देखेंगे हमें क्या चाहिए, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बोला है, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है कितने, ओके, उसका नंबर आ जाएगा तो रेशियो अपने आप आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। चलो देखते हैं बेटा, क्या इसमें अगर अपन बात करें, हमें पता है प्रोटॉन का नंबर तो क्या होगा, जेड -9, यस और नो। अरे प्रोटॉन हमेशा जो जेड की वैल्यू होगी उसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर है। न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा, a -z मतलब क्या करूंगा, a की जगह क्या लिखूंगा, a -16, यस और नो, क्लियर है। z की जगह क्या लिखेंगे बेटा, z -9, यस और नो,
यस और नो करेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ए माइनस जेड बेटा, ऐसा कैसा माइनस जेड, और ये देखो -16, या फिर एक स्टेप और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ए -16 ऐसा कैसा, माइनस जेड माइनस माइनस क्या हो गया, +9। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड और -16 +9 कितना हो गया बच्चों, -7। यस और नो, क्लियर है। ये मेरे पास किसका नंबर आ गया बच्चों, न्यूट्रॉन का नंबर आ गया। जब मेरे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर आ गया तो इनका रेशियो आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। ओके, तो क्या लिखेंगे, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, n/p। n/p, n की वैल्यू कितनी है, a माइनस जेड -7 अपॉन में प्रोटॉन कितना है बच्चों, z -9। समझ में आ गया, यस और नो, ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, किसके समझ में नहीं आया, अभिषेक, प्रिंस, छवि, समझ में आया बेटा, समझ में आया, यस और नो, यस और नो, ठीक है बेटा, वेरी गुड, नोट करो फटाफट। तो कॉन्सेप्ट ध्यान है बेटा, तो आंसर तक पहुंचना बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 92 यूरेनियम, 238 82 पीबी 206 प्लस N1 अल्फा प्लस N2 बीटा, लिख लिए, ठीक है। नीचे लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 and N2, find the value of N1 and N2 in given reaction, find the value of N1 and N2 in given reaction, find the value of N1 and N2 in given reaction। चलो, इसका आंसर आपको देना है बच्चों, अभिषेक, प्रिंस, छवि, फटाफट आंसर बताओ बच्चों। थर्टी सेकेंड्स आपके पास, 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी,
गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। अभिषेक, प्रिंस और छवि का आंसर आ चुका है। कितना है बेटा? n1 की वैल्यू कितनी आई? अभिषेक, n1 की वैल्यू कितनी आई? नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों। देखो समझना बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, प्रिंस और छवि का आंसर सही है। समझना बेटा, देखो इस चीज को कैसे करना है। देखो एक्चुअल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अरे n1 और n2 एक्चुअल में किसका नंबर है? अल्फा और बीटा का नंबर तो है बेटा, क्लियर है। अल्फा बीटा का नंबर तो हमें पूछ रहा है। अगर हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर हमें चाहिए तो अपन क्या करते हैं, आपको याद है, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर लो। अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इजीली दूसरे की वैल्यू भी आ जाएगी, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन 4। यस और नो? अरे याद है ना, यहाँ से अपन ने बात की थी बेटा, अल्फा पार्टिकल का नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा, क्लियर है। अल्फा पार्टिकल का नंबर अपने पास क्या है? n1। अरे n1 ही तो है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो n अल्फा है इसको अपन ने किससे डिनोट किया है? n1 से तो डिनोट किया बेटा। n1 अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल के नंबर, क्लियर है। ए इनिशियल, अल्फा पार्टिकल के एमिशन से पहले ए कितना है बच्चों? 238, यानी 238 माइनस आफ्टर एमिशन कितना है बेटा? 206, क्लियर है, अपॉन क्या करेंगे? 4, क्लियर है। ये बताओ ये डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 32 अपॉन 4, यानी कितना आ गया? 8 अल्फा। यस और नो? ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? n1 की वैल्यू आ गई, क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बीटा की। बच्चों देखो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए कि अपना एलिमेंट क्या था? 92 यूरेनियम 238। इससे क्या होगा बेटा, समझना इस चीज को। अगर 8 अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन से Z-2 होता है, 8 अल्फा से क्या हो जाएगा? Z-16। यस और नो? पहले Z कितना है बेटा? 92 माइनस 16 मतलब कितना? 76, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ कितना लिखूंगा? 76, क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चों हमें पता कोई नया एलिमेंट बनेगा, कौन सा है मुझे नहीं पता, अपनी तरफ से x मान लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सा है, क्लियर है। x मान लो, एक अल्फा से क्या होता है? a-4, तो हमें पता है बच्चों 8 से कितना हो जाएगा? 32, तो 238 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 206। यस और नो? क्लियर है बेटा। अब देखो ओनली अल्फा का एमिशन होता तो ये बनना चाहिए था, क्लियर है। लेकिन फाइनली बन क्या रहा है बेटा? फाइनली कौन सा एलिमेंट बन रहा है? ये बन रहा है 82Pb206। बात समझ में आई क्या? अरे फाइनली, अरे बाउंड्री के बाहर चले गए क्या प्रिंस और छवि? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे लिख देते हैं 82Pb206। अब तो ठीक है। चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, यानी ओनली अगर अल्फा का एमिशन होता तो ये बन रहा है बेटा, लेकिन फाइनली बना के ये दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा? देखो इससे जब ये बने तो चेंज किस में आ रहा है? ए तो सेम है, ओनली जेड में चेंज है, क्लियर है। ओनली जेड में चेंज है, ये बताओ ओनली जेड में चेंज होना, इसका मतलब ओनली जेड में किसकी वजह से चेंज होता है? अल्फा की वजह से, बीटा की वजह से? बीटा की वजह से। अगर चल के तुम्हें नहीं दिया गया होता n1 अल्फा n2 बीटा, तो भी तुम्हें आइडिया कैसे लगाना है ये मैंने तरीका बताया है। आ गया समझ में? सबसे पहले आपको क्या करना, सपोज करो आपको सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक गिवन होता, ये नहीं दे रखा होता कि इससे कौन से पार्टिकल का एमिशन हो रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, ए में चेंज आ रहा नहीं आ रहा? 238 से 206 हो रहा है, इसका मतलब ए में चेंज आ रहा नहीं आ रहा? ए में चेंज आ रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। यस और नो? तो ए इनिशियल माइनस ए फाइनल से अल्फा पार्टिकल का अपॉन 4 से अल्फा पार्टिकल का नंबर आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है बेटा, कैसे बता रहा हूं प्रिंस और छवि, बात समझ में आ रही है बेटा? ओके मैंने क्या कहा, जैसे यहां अपन ने लिख के दे रखा है नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, जरूरी नहीं क्वेश्चन में यही दे, आपको ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली शिफ्ट रिएक्शन दे दे और पूछे कितने अल्फा कितने बीटा, कौन कौन से पार्टिकल का एमिशन होगा और कितने पार्टिकल का होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा 4 अल्फा 5 बीटा, ओनली 4 अल्फा या फिर ओनली 5 बीटा, कुछ भी तुम्हें दे दे बेटा। तुम्हें कैसे आइडिया लगाना समझ में आ गया? मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को कैसे कैच करना है, इधर ध्यान दो सर। इसका मतलब ए में क्या चेंज हो रहा है? 238 से 206, इसका मतलब ए में चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है, ए में चेंज होते ही मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ सकते नहीं आ सकते? उससे मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गए, क्लियर है। अब मुझे पता नहीं है कि बीटा पार्टिकल का एमिशन भी हो रहा है कि अभी तक मुझे पता नहीं है, क्लियर है। चलो बेटा, तो देखो कैसे आइडिया लगाएंगे। सर ये स्टार्टिंग में जो था पेरेंट न्यूक्लियस, अगर इससे 8 अल्फा का एमिशन होता तो ये बनना चाहिए था, ऐसा कोई एलिमेंट बनना चाहिए था जिसका जेड आना चाहिए 76 और ए आना चाहिए 206, क्लियर है। अब बच्चों देखो आपको जो दे रखा वो क्या दे रखा क्वेश्चन में, फाइनली बना के 82 Pb206, इसका मतलब क्या दे रखा है?
आप ओनली अल्फा की वजह से जो एलिमेंट आ रहा उसके कंपैरिजन में जेड डिफरेंट है, ए सेम है, यस और नो। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ए तो मेरा जो आ रहा वही है, लेकिन जेड मेरा जो आ रहा है उससे कुछ डिफरेंट है। इसका मतलब ये बताओ जेड में ये जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? बीटा पार्टिकल की वजह से। शाबाश, आ गया समझ में। इसका मतलब है मेरा जो रिजल्ट आया उसके कंपैरिजन में डिफरेंट रिजल्ट दे रखा है, अलग प्रोडक्ट बना के दे रखा है, जिसमें क्या है मेरा जो रिजल्ट आया उसके कंपैरिजन में ए सेम है लेकिन जेड डिफरेंट है। जेड डिफरेंट है, इसका मतलब उसमें बीटा का और एमिशन करना है, तब जाके जेड बैलेंस होगा। यस और नो, क्लियर है। अब देखते हैं कौन सी बीटा का एमिशन करना है। मुझे जेड को 76 से 82 बनाना है, ओनली अल्फा से ये बन रहा है, फाइनली मुझे ये बनाना है। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेड को 76 से 82 बनाना है, यस और नो। इसका मतलब जेड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? इंक्रीज करना है। जेड को इंक्रीज करना है यानी जेड प्लस करना पड़ेगा। जेड प्लस करने के लिए कौन सा बीटा पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव? बीटा नेगेटिव। अपोजिट कर देंगे बेटा, जेड में प्लस करना है तो बीटा वाला कौन सा? नेगेटिव वाला। आ गया समझ में। जेड में कितना चेंज है बेटा? 76 से 82 यानी कितने बीटा पार्टिकल? 6 बेटा, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? अगर 6 बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन होगा तब जाके क्या होगा? वो एलिमेंट बनेगा। यस और नो, क्लियर है बेटा। तो फाइनली मैं क्या लिख दूंगा? n1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 एंड n2 कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? क्लियर है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, वेरी गुड। छाप दो फटाफट। छवि क्या कहा बेटा? एक डाउट था, बोलो बेटा क्या डाउट है फटाफट फटाफट। बोलो क्या डाउट था? हाँ, डाउट मैसेज करो, कौन सा डाउट था? छवि क्या डाउट था बेटा? मैसेज करो। हो गया? क्या डाउट था? चलो, क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना? सर एक बार फिर से समझाना। चलो बेटा, यही डाउट था क्या? चलो दोबारा समझो इस बात को। सब बेटा, सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, देखो जैसे हमें क्या दे रखा है, हमें ये स्टार्टिंग वाला एलिमेंट दे रखा है, क्लियर है। चलो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ी कंडीशंस को क्लियर कर रहा है, क्या कि कितने अल्फा और कितने बीटा, आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा। इस साइड आना मतलब लॉस होना। समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना, आगे जैसे अपन कई जगह पढ़ेंगे, अगर रिएक्टेंट के साथ अगर प्लस आ रहा है मतलब गेन कर रहा है। समझ में आ गया? इधर कुछ भी आएगा मतलब क्या करेगा? गेन करेगा। इस साइड लिखेगा मतलब क्या? लॉस करेगा, यानी रिएक्टेंट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, यानी एमिशन हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो क्या करेंगे बच्चों, इस साइड आपको दे रखा कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, लॉस होगा। तो बच्चों देखो कैसे करना है, इसमें तो इनडायरेक्टली हमें दे दिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हमें बताना है, लेकिन आपसे ये बोले इसका इसमें चेंज हो रहा है तो कौन से पार्टिकल का एमिशन होगा। अब आपको ऑप्शन अलग अलग दे सकता है, जिसमें ओनली अल्फा पार्टिकल भी दे सकता है, ओनली बीटा पार्टिकल, या दोनों भी दे सकता है। समझ में आ गया? तो बच्चे को कैसे दिमाग काम में लेना, समझना इस चीज को बेटा। कैसे? सबसे पहले स्टार्टिंग में जो दे रखा है, जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, उनके ए में क्या चेंज है, ये रहा, ये इनके ए में डिफरेंस है। इसका मतलब ए में जो डिफरेंस आ गया उसकी हेल्प से ए की वजह से मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने क्या कहा था, ए में जो डिफरेंस आ रहा है, पहले इतना, फाइनली इतना, इनिशियल इतना, फाइनल इतना, इसकी वजह से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गए।
क्लियर है। अब बच्चे को दिमाग क्या लगाना है, इसका मतलब है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल तो मेरे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आपको दे दे ओनली 8 अल्फा, पहला ऑप्शन यही दे रखा है, लेकिन वो 100% करेक्ट है क्या ये आंसर? नो बेटा, अभी श्योर करो और कौन से पार्टिकल हो सकते हैं क्या? कैसे क्या? अगर ओनली 8 अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता उससे तो ये बनना चाहिए। बच्चा कहेगा सर एलिमेंट कौन सा है, चाहे कोई सा भी हो, मुझे मतलब नहीं है। ओके, मुझे मतलब है जेड और ए से। तो देखो बेटा, अगर ओनली 8 अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता तो ये एलिमेंट बनना चाहिए था, लेकिन मुझे क्वेश्चन में बना के क्या दे रखा है, ये बना के दे रखा है बेटा, ये मुझे बना के दे रखा है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इसका मतलब जो बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था, क्वेश्चन में ये दे रखा है, मेरी तरफ से ये बन रहा है। मेरा जो प्रोडक्ट आया है, एलिमेंट आया है, उसका देखो जो रियल में बन रहा है उससे कंपेयर करो, तो इसका Z76 है, मेरे वाले का क्वेश्चन में दे रखा है उसका 82, इसका 206A है, 206 इसका भी है। इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आया क्वेश्चन में जो दे रखा फाइनली उनका ए तो सेम है, जेड डिफरेंट है। क्लियर है? इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ए सेम आ रहा है, जो बनना चाहिए था मेरा जो बन रहा है उनमें ए सेम है, लेकिन जेड डिफरेंट है। इसका मतलब जेड में ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? बीटा पार्टिकल की वजह से। क्लियर है बेटा? इसका मतलब कैसे, मेरा जो एलिमेंट है उसका जेड ये आ रहा है, ये जो एलिमेंट दे रखा है इसका जेड इतना है, इसका मतलब एक्चुअल में जेड इतना होना चाहिए, यानी 76 को अगर 82 बनाना है तो ये बताओ, मतलब जेड को इंक्रीज करना है, इसका मतलब मुझे कौन से पार्टिकल का एमिशन करना पड़ेगा? बीटा माइनस वाले का। समझ में आ गया? कितना एमिशन करना पड़ेगा? एक बीटा पार्टिकल, एक बीटा नेगेटिव का एमिशन करूंगा तो जेड में एक प्लस होगा, और हमें पता है 76 से 82 बनेगा, 76 से 82 बनेगा तो 6 इंक्रीज करना है, तो कितने बीटा पार्टिकल का एमिशन करूंगा? 6 बीटा पार्टिकल का एमिशन करूंगा, तो क्या हो गया? 8 अल्फा 6 बीटा पार्टिकल। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है प्रिंस, अब बता बेटा, कोई डाउट है तो? प्रिंस अब बताओ बच्चों, क्लियर है? क्लियर है बेटा? सर ए में डिफरेंस तो ड्यूट्रॉन पार्टिकल की वजह से आ सकता है। बिल्कुल बेटा, ड्यूट्रॉन पार्टिकल की वजह से आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो अल्फा और बीटा की वजह से ही बनेगा। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा, ड्यूट्रॉन पार्टिकल, मैंने आपको कंडीशन जरूर बताई है, लेकिन ड्यूट्रॉन पे क्वेश्चन नहीं देगा। क्लियर है? ड्यूट्रॉन पे क्वेश्चन एक ही आपको दे सकता है, वो कौन सा? स्पेसिफिक चार्ज वाला। समझ में आ गया? बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हमें पता है मैक्सिमम हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? प्रोटियम की फॉर्म में, 1s1 की फॉर्म में। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये खुद ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, तो बनने वाले ड्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? नेचर में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, तो उनकी कोई ज्यादा स्टडी नहीं की जाती। समझ में आ गया बेटा? अब तो ठीक है, यस और नो? यस और नो? बताओ बच्चों, आपको डाउट? यस और नो? यहां तक बात ठीक है? छवि क्लियर है? चलो बेटा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ बेटा इस पर, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। लिखो, बिल्कुल लिखो, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, write the decreasing order of specific charge of E, P and comma alpha and D particles. Write the decreasing order of specific charge of electron, proton, neutron, alpha, deuteron, comma particles. इन पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। D फॉर ड्यूट्रॉन, यहां पर ठीक है, इसको आप कैपिटल डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इन पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बच्चों। क्लियर है? देखो स्पेसिफिक चार्ज से कैसे लिंक किया है बेटा, अब बात करते हैं कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज को। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो समझना अच्छे से, कैसे स्पेसिफिक चार्ज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, क्या? सबसे पहले हमें 500 पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज पता होना चाहिए, या स्पेसिफिक चार्ज का डायरेक्टली डाटा नहीं पता तो हमें कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। यस और नो? अरे याद है ना? क्लियर है प्रिंस, छवि, यहां तक बात ठीक है? क्या बोला है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। बिल्कुल बेटा, देखो आगे हमें क्या पूछा है, समझना इस चीज को। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम?
डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? कम होता हुआ। यस और नो। कम होता हुआ इसका मतलब क्या? सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले लिखना है। यस और नो। फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। समझ में आ गया कौन सा किससे कम है, कौन सा ज्यादा है? तो पहले इसके लिए हमें सभी के स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू तो ध्यान होनी चाहिए ना। यस और नो। क्लियर है बेटा? चलो बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ओके चलो बेटा, तो अपन क्या करेंगे समझना इस चीज को। तो इसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले 1 बाय 1 करते हैं बेटा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ Q बाई एम यानी इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन क्या होता है? मास कितना करेंगे? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम। इसको कैसे सोल्व करना है? दोबारा टाइम पास करने की जरूरत है क्या बेटा? यस और नो। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी आती है बेटा? इसको हमने सोल्व किया तो 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। यस और नो? अरे यहां तक ध्यान है ना? क्लियर है? चलो बेटा, सेकंड पार्टिकल कौन सा है? Q बाई एम ऑफ प्रोटॉन। इसकी बात करें बच्चों तो चार्ज हमें पता ही है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन कितना होता है बेटा? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। यस और नो? क्लियर है? इसको जब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी? 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 कूलम पर ग्राम। प्रिंस छवि, ये ध्यान है ना मेरे बच्चे? अरे कैसे कैलकुलेट किया था, याद है बेटा? अब से क्लियर है? चलो बेटा, तो ये हमारे पास क्या प्रोटॉन के लिए आ गया। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करें, चार्ज कितना होता है? 0। मास कितना होता है? 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम इक्वल टू कितना आता है? 0। क्लियर है? चलो बेटा, नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा समझना इस चीज को। अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमें पता है बेटा, देखो कैसे करना है। अल्फा पार्टिकल देखो पूरा सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मुझे पता है 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? याद है ना? और मास को क्या लिखूंगा? 4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? क्लियर है बेटा? ये कितना हो गया? 2 4 यानी 1/2। यानी मैं क्या लिखूंगा? देखो थोड़ा सा माइंड काम में लूं तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको। मैं क्या लिखूंगा? चार्ज अपॉन मास किसका आ गया? प्रोटॉन का। यस और नो? इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं बेटा? प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास होगा, यानी प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। यस और नो? यस और नो? इसका हाफ करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा बेटा। तो क्या लिखूंगा? 1/2। और देखो Q बाई एम क्या हो? स्पेसिफिक चार्ज किसका आ गया? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे? 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 कूलम पर ग्राम। यस और नो? यहां तक बात ठीक है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? देखो 9 का हाफ कितना होगा? 4.5। क्लियर है? 0.5 का हाफ कितना? 0.25। यस और नो? अरे 0.50 का हाफ कितना होगा? 0.25 हो जाएगा बेटा। तो कितना करेंगे? 4.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 कूलम पर ग्राम। यस और नो? क्लियर है यहां तक? चलो बेटा, एक पार्टिकल और देख लेते हैं। Q बाई एम ऑफ ड्यूट्रॉन। इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो हमें पता है, एक एक चीज हमने डिस्कस की है। ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा बेटा? ड्यूट्रॉन का चार्ज चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। याद है ना बच्चों? तो क्या लिखेंगे बेटा? यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 1/2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन मास। किसका लेना है? प्रोटॉन का ही तो लेना है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है सेम वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यस और नो? अभी हमने किया है बेटा, तो क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4 कूलम पर ग्राम। इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 4.75 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4 कूलम पर ग्राम। क्लियर? प्रिंस और छवि, आपको याद हो तो बेटा मैंने एक चीज कही थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज इक्वल होता है, सेम होता है। क्यों होता है? समझ में आ गया? मैंने मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बोला था, ना कि सभी का। समझ में आ गया? क्लियर? और मैंने क्या कहा था? जब अपन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल ड्यूट्रॉन पार्टिकल ये पढ़ेंगे तब इस चीज को अपन प्रूफ करेंगे क्या, कि दोनों का स्पेसिफिक चार्ज इक्वल कैसे होता। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा देखो आगे बात करें। अब हमें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बच्चों। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? जिसका सबसे ज्यादा उसका सबसे पहले। क्लियर है? और जो सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में। क्लियर है? देखते हैं बच्चों। और कंपैरिजन का मैंने तरीका आपको बताया था क्या? सबसे पहले आपको कंपेयर किससे करना है? 10 की पावर से। याद है ना? सबसे पहले कंपेयर किससे करेंगे बच्चा? 10 की पावर से। और जो क्या होगा? 10 की पावर इक्वल आ जाए तो उसके साथ वाली डिजिट से। क्लियर है बेटा? कैसे? तो सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूं, देखो
10 टू पावर प्लस है, 10 टू पावर प्लस 4, 10 टू पावर प्लस 4, 10 टू पावर प्लस 4 और ये 0। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, सबसे ज्यादा किसका आएगा? 10 टू पावर प्लस 8 सबसे ज्यादा कौन सी है? अरे प्लस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना ही ज्यादा, प्लस में जितना माइनस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना कम, ध्यान है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका आ गया? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है बेटा, आगे क्या बोल रहा हूँ देखो, अब आगे कंपेयर करते हैं। न्यूट्रॉन का सबसे लास्ट में आएगा नहीं आएगा? तो 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4, ये तो प्लस की पावर है। न्यूट्रॉन वाला सबसे लास्ट में आएगा, नो डाउट, इसको लास्ट में पटक दो एक साथ। क्लियर है? अब बीच में इन तीनों को कैसे अरेंज करना है? 10 टू पावर प्लस 4, 10 टू पावर प्लस 4, 10 टू पावर प्लस 4, इनकी बात करें बच्चों तो हमें पता है 10 टू पावर प्लस 4, 10 टू पावर प्लस 4, 10 टू पावर प्लस 4, ये तीनों क्या है? इक्वल है। 10 की पावर इक्वल है तो तीनों का इक्वल कर दूंगा ना? नो बेटा, मैंने क्या कहा था? 10 की पावर अगर इक्वल है तो उसके साथ वाली डिजिट से कंपेयर करना है। क्लियर है बेटा? ये तो तीनों में कॉमन आ गया। अब देखो इसके साथ क्या है? 9.5, 4.75, 4.75, ग्रेटर कौन सा है? प्रोटॉन वाला। तो इसके बाद क्या हो गया? प्रोटॉन। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब कौन सा? अल्फा और ड्यूट्रॉन दोनों इक्वल है या नहीं है? है बेटा। तो क्या लिखेंगे? अल्फा, ये दोनों इक्वल किसके हैं? ड्यूट्रॉन वाले के, और लास्ट में क्या है? न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास फाइनली स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर आ गया। क्लियर है? प्रिंस, छवि, अभिषेक, कोई डाउट मेरे बच्चे? कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, नोट करो। छाप दो फटाफट। अभिषेक, क्लियर नोट? चलिए बेटा। प्रिंस, छवि, चलिए बेटा नोट आप दिए क्या? प्रिंस, छवि, छाप दिए बेटा? चलो बिल्कुल डन। चलो बेटा, तो ये अपने बात की, देखो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल हो चाहे इनको आइसोटोप आइसोबार इन सबसे कोरिलेट करके पूछे। हर प्रॉपर्टी को मैंने एक दूसरे से कोरिलेट किया है, कैसे हमें पूछ सकता है। और
कैसे तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, अब तो बच्चों एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, चाहे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल या फिर आइसोटोप आइसोबार आइसोस्फीयर आइसोडाइफर कुछ भी तुम्हें बोले को रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कर सकते नहीं कर सकते, हर कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, बस उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर है। अब आपको एक ही काम करना है, जो आपका क्वेश्चन बैंक उसमें अल्फा बीटा गामा यहां तक कोई भी क्वेश्चन मिले बेटा सोल्व कर लेना। क्लियर है बेटा। चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। लिखो बेटा, हेडिंग लिखो मैक्सवेल्स, हेडिंग लिखो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। चलिए चलो बेटा अब बात करते हैं अपने चैप्टर का, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे बेटा उनकी बात करते हैं। ओके बच्चों देखो, अपना पर्पस जो तो एटम के मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक मॉडल्स। क्लियर है। लेकिन एटम के जो अलग अलग मॉडल्स अपन पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल या फिर सॉमरफील्ड मॉडल या क्वांटम मॉडल, जिसमें डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर कई सारे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। उसमें कुछ दो तीन चीजें बार बार काम आएगी, दो तीन चीजें मतलब एक तो मैक्सवेल थ्योरी, एक अपन बात करेंगे बेटा प्लैंक थ्योरी। बात समझ में आई क्या? दोनों को डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बार बार काम आएगा। तो सबसे पहले मैक्सवेल थ्योरी और प्लैंक थ्योरी इनकी ही बात करते हैं बेटा। ओके ठीक है। हेडिंग के बारे में अगर अपन बात करें मैक्सवेल, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट प्लेयर है वो नहीं है। ये समझ में आ गया? बच्चा सोचेगा सर उसने दी थी क्या थ्योरी? नो बेटा, कई साल पहले मैक्सवेल वो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पहली बात तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है बच्चों क्या, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। मैग्नेटिक मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। वेव मैंने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ओके ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, वेव, रेज, रेडिएशंस, ये वर्ड यूज करते हैं। आ गया समझ में? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, और जैसे मैंने बोला भी था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं बच्चों। आ गया समझ में? इसलिए मैंने कहा था जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है सभी में क्या होता है, मैग्नेट होता है, नहीं होता? होता है। दोनों फील्ड एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्लियर है बेटा? चलो बेटा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेट। देखो बेटा मैक्सवेल ने क्या कहा, एक्चुअल में 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है, उसमें एक चीज पढ़ोगे आप क्या, कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट फॉर्म में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैंने क्या कहा, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट फॉर्म में होता है क्या करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर मूवेबल कांस्टेंट स्पीड से मूवेबल होता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक्सेलरेट फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? ये आप 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिटेल से पढ़ोगे। क्लियर है? चलो बेटा ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरा पर्पज ये था जो स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा वहां से कनेक्ट है। ओके तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, अच्छे सुनना, कि when a charge particle accelerated then an alternative electric and magnetic field are produced which are transmit in form of wave which is called electromagnetic wave। मैंने क्या कहा, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, इन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को ऑब्जर्व किया। हम कुछ नया डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, डिस्कवर की हुई चीजों, ऑब्जर्व की हुई चीजों को अपन तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या देखा कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो अल्टरनेटिव फॉर्म में, अल्टरनेटिव मतलब 1 by 1, ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? जो क्या करते हैं, वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इनको मिलाकर क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखना। ओके ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? चलो एक इन्होंने क्या कहा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, तो मैंने क्या कहा बेटा, ये क्या करती है, इन्होंने क्या बात की कि एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैंने क्या कहा, एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक, चाहे मेरे से आप तक मान लो बेटा। क्लियर है? एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो वेव की फॉर्म में होती है। वेव की फॉर्म में होने का मतलब क्या है,
3D में मूव करती है। कैसे बच्चों, यानी एक्चुअल में क्या, जैसे हम बोलते हैं साउंड वेव, अरे साउंड वेव बच्चों एक्चुअल में क्या है, ये 3D में तो मूव करेगी। कैसे, मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो साउंड वेव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे थ्रू जो एयर पास हो रही है बेटा, मेरे माउथ से जो एयर पास हो रही है, वो एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उनमें क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यस और नो, उनमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, उन पे फोर्स लगा रहे हैं, और वो एयर पार्टिकल आप तक पहुंच रहे हैं, आपके ईयर ड्रम तक पहुंचकर क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है बेटा उस पर कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, उस पर कोलिजन करते हैं तो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। क्लियर है, वो वाइब्रेशन जो होता है तो उससे जो न्यूरॉन कनेक्ट होता है बेटा, वो क्या करता है, न्यूरॉन में सेंसिंग मैसेज जाता है और वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है बेटा, तो आपको पता चलता है सर ने या सामने वाले ने क्या बोला है। क्लियर है, मेरा कहने का मतलब है साउंड वेव, इसको वेव क्यों बोला, क्योंकि मेरे थ्रू जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो 3D में मूव करेगी। कैसे, अगर ओनली 3D मतलब हर डायरेक्शन में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर साइड, लोअर साइड। यस और नो, अगर ओनली एक ही डायरेक्शन में मूव करती तो बच्चों क्या होगा, एग्जैक्ट मेरे जो सामने बच्चा बैठा होता सिर्फ उसी को सुनाई देता। यस और नो, लेकिन चाहे मेरे थोड़ा राइट साइड में प्रेजेंट हो, लेफ्ट साइड में हो, फ्रंट साइड में हो, चाहे बैक साइड में हो बच्चों, तो क्या होगा, या मेरे से थोड़ा सा अपर साइड में हो या लोअर साइड में हो, सभी को सुनाई देगी नहीं देगी, देगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वो पूरी दुनिया में सुनाई देगा। एक डायमीटर फिक्स होता है बेटा, जितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा, आप फास्टली तेज बोलते हो क्या होगा, ज्यादा लाउडली बोलते हो तो ज्यादा दूर तक सुनाई देता है। इसका रीजन क्या है, बात समझ में आ गई, इसका रीजन भी वही है, क्या, जितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे एयर पार्टिकल उतनी ही एनर्जी गेन करके उतनी ही दूर तक ट्रांसफर होंगे। समझ में आ गया, धीरे से बोलोगे तो पार्टिकल को, एयर पार्टिकल को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी दूर में ही ट्रांसफर होंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, तो क्या कहेंगे, यानी एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वेव की फॉर्म में होता है। वेव की फॉर्म में मैंने क्या कहा, वेव का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स इन 3D, यानी 3D में मूव करते हुए। समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अपने क्या कहा, मैंने एक तो आपका एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल लिया, हम दोनों का एग्जांपल लिया, तो मैंने कहा मेरे थ्रू जो साउंड एनर्जी है वो भी आप तक वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। अपन जरूरी नहीं लिविंग की बात करें, ह्यूमन की बात करें, नॉन लिविंग की भी आप बात कर सकते हो। कैसे, अरे मोबाइल का जो टावर होता है बच्चों, ओके, मोबाइल का टावर होता है, उसमें क्या होता है हमें पता, उससे हमारे मोबाइल के क्या होता है, नेटवर्क आता नहीं आता, आता है। अब ये बताओ, उनसे जो रेडिएशंस निकल रही है मोबाइल के टावर से, वो एक ही डायरेक्शन में होती है, 3D में होती है, 3D में होती है बेटा। क्यों, अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो क्या होता बेटा, अपन मोबाइल के टावर के सामने ऐसे मोबाइल करके खड़े रहते बेटा कि सीधी वेव आए और ये पकड़ ले। यस और नो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर आपने देखा होगा वो मशीन लगी होती है, उसके राइट साइड में जो घर है वहां तक भी पहुंचता है, लेफ्ट साइड वालों में पहुंचता है, फ्रंट साइड वाले, बैक साइड वाले, उससे थोड़ा अपर साइड में बिल्डिंग है वो भी, लोअर साइड में है तो वो भी बेटा। समझ में आ गया, क्यों, उससे जो रेडिएशन निकल रही है, वेव निकल रही है, वो क्या करती है, 3D में मूव करती है, लेफ्ट राइट अपर लोअर फ्रंट बैक हर डायरेक्शन में मूव करेगी। हाँ, एक डायमीटर फिक्स जरूर होता है, जैसे मैंने कहा वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक डायमीटर फिक्स होता है। यस और नो, क्लियर है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक एनर्जी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। वेव का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन 3D आ गया समझ में, यानी 3D में मूव करता हुआ एनर्जी पार्टिकल्स का ग्रुप। क्लियर है बेटा, चाहे अपना एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे रेडिएशंस का, मोबाइल की जो टावर की रेडिएशन है उसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं। क्लियर है, चलो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, दीज रेडिएशंस आर ट्रांसमिटेड, या फिर मैं क्या कहूंगा, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। मैंने क्या कहा, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिट एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनके ट्रांसमिशन के लिए, उनके ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, बहुत जबरदस्त पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, रेडिएशंस होती है, उनको ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है मीडियम अगर चेंज भी हो जाए तो भी क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अगर मीडियम चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही नहीं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, एक्चुअल में बेटा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई अकेली वेव नहीं है, ये कई सारी वेव का क्या है, ग्रुप है बेटा। ओके, कैसे, जैसे अभी अपन एग्जांपल लिखेंगे इनके, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, सनलाइट, सनरेज। यस और नो, ये सभी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल है, मैं सीक्वेंस से लिखाऊंगा।
लेकिन मैंने बोला है साउंड वेव। मैंने क्या बोला है? साउंड वेव। साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं होता बच्चों, ठीक है। फिर से सुन लेना इस चीज को, मैंने क्या बोला है? साउंड वेव वेव है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये एग्जाम्पल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होता है? मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम की रिक्वायरमेंट का मतलब है मीडियम चाहे कैसा भी हो, इनकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। ओके, आप कहोगे सर कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मोबाइल के टावर से, मैंने बोला रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो मोबाइल के टावर एंटीना से निकलती है बेटा, क्लियर, ये रेडियो वेव्स है। तो क्या होगा, अपन देखते हैं मोबाइल का नेटवर्क यहाँ अर्थ पे भी कनेक्ट होता है, स्पेस में भी हमें पता है, एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पर ये बताओ, अरे मोबाइल का नेटवर्क काम करता नहीं करता? अरे कंप्यूटर वगैरह साथ में यूज करते नहीं करते? अरे वो भी मान लो अपने एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, जाते हैं बेटा, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, वो देखा नहीं देखा? यस और नो? कभी एरोप्लेन में बैठे हो तो देखोगे बेटा क्या होगा, ऊपर भी क्या करता है, नेटवर्क तो कनेक्ट करता है बेटा, बिल्कुल करता है बच्चों, जानबूझ के मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं, क्लियर है, ताकि जो एरोप्लेन उसकी कनेक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, वहां भी क्या करते हैं, वो कंप्यूटर पे आपस में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं बेटा कंप्यूटर में सेव करते रहते हैं, यस और नो फीड करते रहते हैं। एक्चुअल में क्या, अर्थ पे भी उसका रोल वही है, स्पेस में भी वही है, क्लियर है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो क्या करती है, मोबाइल टावर एंटीना सैटेलाइट से प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया, रेडियो वेव है ये, क्लियर है। मैंने बोला साउंड वेव, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होने पर इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है। अपन अर्थ पर क्या करते हैं, एक दूसरे की साउंड सुन सकते हैं, यस और नो, लेकिन स्पेस में हम साउंड सुन सकते हैं क्या? नो बेटा, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये बताओ, मीडियम चेंज होते ही साउंड वेव की प्रॉपर्टी चेंज होगी नहीं होगी? यहाँ पर वो एनर्जी एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन स्पेस में वो ट्रांसफर ही नहीं होती। इसका मतलब मीडियम चेंज होने पर साउंड वेव की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। आ गया समझ में? लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। जैसे मैंने मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क वाला बताया मैंने एग्जांपल बेटा, आ गया समझ में? अर्थ पे भी ये काम करता है, स्पेस पर भी ये काम करता है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना। मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला है, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। आ गया समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड दीज रेडिएशंस आर ट्रांसमिट एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर स्पीड से मूव करती है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? तो मैंने 3 पॉइंट बोले बेटा, समझ में आ गए? क्लियर है? 1 by 1, यस और नो? प्रिंस छवि, बात समझ में आई बेटा? पहला पॉइंट तो मैंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या, जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो अल्टरनेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। क्या करते हैं ये? वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, इस वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है बेटा। सेकंड एग्जांपल मैंने क्या बोला बेटा, ये जो वेव है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, सबस्टांस से एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा? वेव की फॉर्म में होता है। क्लियर है? ठीक है। और क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये लाइट की वेलोसिटी के साथ मूव करती है। यस और नो? क्लियर है? डाउट इन तीनों पॉइंट्स में कोई? यस और नो? लिखो बेटा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, when a charged particle is accelerated, when a charged particle is accelerated, according to Maxwell, when a charged particle is accelerated, according to Maxwell, when a charged particle is accelerated, when a charged particle is accelerated, then electric and magnetic field are produced, then electric and magnetic field are produced, which are transmit, in form of wave, which are transmit in form of wave, which are transmit in form of wave,
which are transmit in form of wave, which are transmit in form of wave and called as electromagnetic wave, and called as electromagnetic wave, called as electromagnetic wave. ठीक है बेटा, लिख लिए? चलो बेटा देखो क्या कहेंगे। एक तो जो मैंने बोला है बेटा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड बोला ना, देन एन अल्टरनेटिव ऐड कर लेना, लाइन मैच करना बेटा। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड देन एन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा है बेटा उससे पहले एन अल्टरनेटिव लिख लेना। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड देन एन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। When a charged particle accelerated, then an alternative electric and magnetic field are produced. ठीक है, चलो, which are transmitted in form of wave and called electromagnetic wave. क्लियर है? चलो बेटा, प्रिंस का क्या क्वेश्चन है? सर वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? वेव प्रोड्यूस कैसे होती है बेटा? देखो, अरे नेचर का रूल है, जब क्या होता है पार्टिकल में चार्ज है, इसलिए तो मैंने क्या बोला है, चार्ज पार्टिकल बोला है। चार्ज पार्टिकल है यानी उसका जो चार्ज होता है वही क्या करता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अरे सीधी सी बात है, कोई फैन है, मोबाइल है, एक बात बताओ, ये जब वर्क करते हैं तो हमें पता है हीट प्रोड्यूस करते नहीं करते? अगर कोई फैन है, मोबाइल है, यूज कर रहे हैं बेटा, कुछ टाइम बाद अपन उसकी सरफेस को टच करेंगे तो गरम गरम फील होती नहीं होती? होती बेटा। इसका रीजन क्या है? वो हीट प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई क्या? हीट भी क्या है, रेडिएशन का एक टाइप ही है बच्चों। सेम टू सेम वही केस है। चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं बच्चों। देखो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या, अरे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है यानी एनर्जी लॉस करेगा। यस और नो? सीधी सी बात है बेटा, चाहे अपन बाइक की बात करें, चाहे व्हीकल की बात करें या हमारी बात करें, बाइक और व्हीकल अगर क्या, अगर कांस्टेंट एक जगह खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राउंड लगा रहे हैं तो ये बताओ पेट्रोल डीजल का लॉस करेगा नहीं करेगा? करेगा। हम भी क्या कर रहे हैं, अगर घूमते फिर रहे हैं बेटा, राउंड लगा रहे हैं तो एनर्जी लॉस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। वैसे ही हमने क्या बोला है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब रेस्ट में नहीं है बेटा, एक्सेलरेट हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा नहीं करेगा? और ये जो एनर्जी लॉस करेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि साइंस का रूल है एनर्जी एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये जो चार्ज है बेटा, चार्ज पार्टिकल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया? अरे तभी तो अपन कहते हैं कंडक्टर कौन होते हैं, जो करंट पास कर सकते हैं, जिनमें चार्ज होता है। यस और नो? अरे जो न्यूट्रल होते हैं वो कभी कंडक्टर होते हैं क्या? कभी नहीं होते बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो क्या होता है, इनका जो चार्ज होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब ये एक्सेलरेट होंगे तब क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, और वो जो एनर्जी है वही तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर है बेटा? प्रिंस यस और नो? बात समझ में आई? चलो मैंने अगला स्टेटमेंट जो बोला था बेटा वो नोट करो, लिखो, लिखो। एनर्जी इज ट्रांसमिट, एनर्जी इज ट्रांसमिट, एनर्जी इज ट्रांसमिट, एनर्जी इज ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ वेव, energy is transmit in form of wave, energy is transmit in form of wave, energy is transmit in form of wave from one substance to other substance. Energy is transmit in form of wave from one substance to other substance. Energy is transmit in form of wave from one substance to other substance. Energy is transmit in form of wave from one substance to other substance. ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, there are no requirement of medium, there are no requirement of medium, there are no requirement of medium in transmission of electromagnetic wave, there are no requirement of medium in transmission of electromagnetic wave, there are no requirement of medium in transmission of electromagnetic wave or radiations. वेव और रेडिएशन दोनों इसी के लिए यूज करते हैं। देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेडिएशन,
and these radiations are transmit as velocity of light. And these radiations are transmit as velocity of a light. क्लियर है बेटा? चलो बच्चों देखो फिजिक्स में एक पॉइंट आपके और काम आएगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है बच्चों। पहली बात तो देखो क्या ये लाइट की वेलोसिटी से मूव क्यों करती है। आपको याद है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जब अपन कैथोड और एनोड रेज के लिए बात करें तो वहां पर दो नाम आए थे, एक आया था मैटर वेव, एक आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद है ना, मैटर का मतलब होता है मास, यानी वो वेव ऐसे पार्टिकल से बनी हो जिनका कुछ ना कुछ मास हो, और कुछ ना कुछ मास हो तो ये बताओ ग्रेविटी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो एनर्जी लॉस होगा नहीं होगा। ग्रेविटी एनर्जी लॉस ही तो करती है बेटा, तभी तो स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है। और हमें पता है मास होगा तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो कभी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है क्या, नहीं बच्चों। और हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी जिनका रेस्ट मास क्या हो, जीरो हो। रेस्ट मास जीरो हो तो क्या होगा बच्चों, इन पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा क्या, ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कांस्टेंट स्पीड यानी लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ओके चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, फिजिक्स में आप डिस्कस करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने क्या कहा, तीन चीजें मैंने बोली है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव। क्लियर है। तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल से। कैसे, जैसे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, देखो इधर ध्यान दो, ये फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेव। तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। क्लियर है। कैसे बच्चों, फिजिक्स में आप कई जगह ये डिस्कस करोगे। कैसे, मान लो तीन वेक्टर एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं बेटा, इस टाइप से होते हैं, ऐसे। कैसे, पहली बात तो बच्चों देखो ये तीन एक्सिस मैंने बनाई है, ये वाली जो एक्सिस है एक्चुअल में देखो मैं क्या कर रहा हूं समझना, ये वाली जो फिंगर है वो क्या कर रही है, इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। आ गया समझ में। मेरा जो थंब है बेटा वो क्या कर रहा है, इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है बेटा। तीसरी जो एक्सिस है, बोर्ड भी आपको ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल मेरी जो सामने वाली फिंगर है इसको रिप्रेजेंट कर रही है बोर्ड के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस होगी बेटा, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीन एक्सिस होती है। क्लियर है। इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिजिक्स में आप पढ़ोगे। क्लियर है। ठीक है, इसको मैं बोलूं पी वेक्टर, मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का ये सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। कहने का मतलब है इस एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक्सिस क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव की डायरेक्शन होगी बेटा। तीनों एक दूसरे की क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। ये डायग्राम तो क्या है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग है बेटा। क्लियर है। अपन केमिस्ट्री में कैसे डायग्राम बनाते हैं इसका, केमिस्ट्री में डायग्राम इस टाइप से बनाते हैं बच्चों, समझना। जैसे इस टाइप से बच्चों कोई एक्सिस है। क्लियर है। देखो वेव कैसे बनाते हैं, मैंने क्या कहा, वेव का सिंपल सा एग्जांपल समझना, जैसे स्नेक मूवमेंट होती है वैसे। स्नेक मूवमेंट कैसे, एक सीधी लाइन में जाता है क्या, नहीं बेटा, यानी रैंडमली मूव करता है बेटा, यस और नो। वैसे ही किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो अपन केमिस्ट्री में इस टाइप से बनाएंगे बेटा डायग्राम। समझ में आ गया, ये होता है बेटा, मैंने क्या कहा, इस टाइप से डायग्राम अपन बनाते हैं इसका। क्लियर है। चलो बेटा, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो होता है बेटा इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मैंने क्या कहा, एम्पलीट्यूड, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ये जो होता है बेटा अपर पार्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ठीक है। ये जो लोअर साइड में पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेटा ट्रो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रो बोला जाता है बेटा। क्लियर है। ठीक है बेटा। और ये जो दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट या फिर दो कंटिन्यूअस ट्रो होता है, उनके बीच की डिस्टेंस होती है लेमडा, यानी वेवलेंथ। क्लियर है बेटा। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, या ए का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, या दो कंटिन्यूअस ट्रो है उनके बीच की डिस्टेंस। आ गया समझ में। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग इनको क्रेस्ट और ट्रो नाम दिया जाता है। अच्छा स्क्रीन पॉज होगी क्या, जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट।
चलो बेटा अब स्क्रीन आ रही है ना, यस और नो। चलो बेटा तो अपन ने क्या कहा, ये वाला क्रेस्ट होता है, ये वाला क्या होता है, ट्रो होता है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अपन जो नॉर्मल बच्चों तो इजी वे में नाम दे, इनको मैक्सिमा मिनिमा भी बोल दिया जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमा, मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमा बड़ी माँ, क्लियर है, ठीक है बेटा। लोअर साइड में होता है उसे क्या बोलते हैं, मिनिमा छोटी माँ, ठीक है। ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ बेटा, आगे बोर्ड मॉडल पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगी, क्लियर है। मैक्सिमा बड़ी माँ, मिनिमा छोटी माँ, बात समझ में आई क्या। इसको भी अपन ए बोल सकते हैं, समझ में आ गया। एक एक प्रॉपर्टी का वैसे मीनिंग समझेंगे अपन, लैम्डा ए इनका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है बेटा, ओके। लिखो बेटा, लिखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, in electromagnetic waves, in electromagnetic waves, electric field, in electromagnetic waves, electric field, comma magnetic field, and direction of wave, and direction of wave, all three vectors are perpendicular to each other, all three vectors are perpendicular to each other, and direction is along, and the direction is along x, direction is along x comma y and z axis, direction is along x comma y and z axis respectively, डायरेक्शन इज अलोंग x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, x, y और z एक्सिस के रेस्पेक्टिवली। मैंने क्या बोला है, एक x में तो दूसरा y में, तीसरा z में, एक z में दूसरा x में, तीसरा y में। कहने का मतलब क्या, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे बेटा। इधर ध्यान दो, नॉर्मली जैसे ऐसा डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअल में डायग्राम क्या होता है बेटा, ऐसे होता है, समझना बेटा। देखो इसका मतलब क्या, जैसे ऊपर वाला जो क्रेस्ट है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये जो फिंगर है ये ट्रो को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने क्या कहा, मेरा जो थंब है वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करे, तो सामने वाली फिंगर क्या कर रही है, ट्रो को रिप्रेजेंट कर रही है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली फिंगर क्या, वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे स्ट्रिंग का, अपन बेटा देखा होगा घर पे, जैसे अपने पापा वो कपड़े धोते हैं, ठीक है, और सुखाते भी होंगे। अरे देखा गया, प्रिंस और सभी देखा होगा बेटा, पापा को, पापा कपड़े धोते हैं, सुखाते भी होंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, मम्मी बोलती होगी कि मैं धोती हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, बहुत कम केस में होता है, 10% केस में होता है, मैक्सिमम। बिल्कुल बेटा, शाबाश। देखो छवि का सच बोल रहा है, यस बिल्कुल बेटा, पापा को देखा होगा, बिल्कुल बेटा। तो क्या होगा, पापा कपड़े धोते हैं, सुखाते भी हैं, और सच होता, आज पूछ लेना घर जाके बेटा, कसम देके कि पापा आप धोते हो, कौन धोता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या बेटा, पापा लोग कपड़े धोते हैं, सुखाते भी होंगे, तो रस्सी होती है बेटा, ओके। इसमें देखा होगा बेटा, रस्सी बिल्कुल टाइट है, ऐसा नहीं आपकी तरह लटकी पड़ी है, ठीक है। लटकी पड़ी है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रस्सी एकदम टाइट है बेटा, ठीक है, एकदम टाइट है। जो स्ट्रिंग है बेटा, ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा क्या करोगे, अपनी तरफ खींच के छोड़ोगे, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन करती नहीं करती, यस और नो। अरे वो जो वाइब्रेशन करती है उसकी डायरेक्शन आप देखोगे इस टाइप से होती है, नहीं होती, यस और नो, यस और नो, सेम वही केस है बेटा, क्लियर है। इसमें भी जो वाइब्रेशन होता है उसमें आप देखोगे जो स्ट्रिंग है उसमें वाइब्रेशन होगा, तो इसकी ऐसे डायरेक्शन में चलती हुई मूव होती है बेटा, इस टाइप से, यस और नो। अरे ऐसे डायरेक्शन में चलती हुई आपको वाइब्रेशन शो होगा, नहीं होगा, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, सेम वही केस है बेटा, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ऐसा ही केस होता है बेटा। इधर ध्यान दो, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ऐसा ही केस होता है बेटा। कैसे, अगर मान लो अपर साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये मान लो किसको रिप्रेजेंट करा है, क्रेस्ट को, सामने वाली फिंगर क्या, स्ट्रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और सामने वाली जो फिंगर है इस साइड वाली, ये क्या कर रही है, वेव की डायरेक्शन को, क्लियर है। तो तीनों चीज प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब क्या, एक वेव अगर मैं बोलूं तो एक वेव बेटा यहां से लेकर यहां तक होगी, एक कंप्लीट वेव। मैंने क्या कहा, एक कंप्लीट वेव कहां से कहां तक होगी, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में होगा, और वेव की डायरेक्शन भी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसे बोल देंगे। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, क्लियर है बेटा। आप चाहो तो डायग्राम में मेंशन कर सकते हो बेटा, क्या, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बोलूं तो क्या करेंगे, वन वेव,
वन वेव, एक वेव यहां से लेकर यहां तक होती है, समझ में आ गया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन तीनों आ जाती है बेटा, इस वजह से इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे बेटा किसके बारे में, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, या फिर क्या इंफ्रारेड, एक्सरेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, सनलाइट, अलग अलग रेज बोलेंगे। फिर अपनी जो व्हाइट लाइट होती है बेटा विबग्योर अपन बोलते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, उनकी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है। और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, प्रॉपर्टी का मतलब है इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, कई सारी प्रॉपर्टी हमें पूछेगा। ओके, वो वन बाय वन अपन ने डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। छवि, प्रिंस, अभिषेक, को डाउट है तो बोलो मेरे बच्चे। नो, मम्मा को देखा है, मम्मा को सिर्फ देखा है बेटा, एक्चुअल में पर्दे के पीछे क्या है वो आपने नहीं देखा। प्रिंस का डाउट है, मम्मा को देखा है, सिर्फ देखने में मम्मा है, ठीक है, एक्चुअल में क्या बाथरूम में जाके देखो तो पापा ने धोए थे, मम्मा तो लास्ट में सिर्फ ये शो करने के लिए मैंने धोए हैं, बाल्टी के पास आके खड़ी हो जाती है, छत पे लेके जाती है, ठीक है, फिर जाके कॉल करती है चुपचाप आगे अब सुखा दो, ठीक है। तो पापा पीछे से आते हैं अकेले और कपड़े सुखाते हैं। चलो बेटा, अब ठीक है, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो अच्छे से रिवाइज कर लेना और ये जो बोर्ड पे लिखा है बेटा ये नोट कर लेना। ओके, बाकी डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है बेटा, ओके, बाय।